दोस्तों तक मेरी आवाज नहीं है महदूद। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो खामवतन नई दुनिया और खट्टी मीठी बातें लेकर जफर शेख आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम, ताज़ा प्रोग्राम और मौसम के साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी बड़ा इंशाल्लाह खुशगवार होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे बहुत ही वंडरफुल मेहमान तशरीफ रखते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं कि इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होने जा रही है। और ख़ासतौर पे अगर मैं बात करना चाहूँ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो इस वक्त बड़ी चक्कलश शुरू है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आने वाला वक्त हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, पूरे बनी नौ इंसानों के लिए अच्छा हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो ज़िंदगी अता हुई है उसमें अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अच्छे तरीके से निभा रहे हैं तो ये अल्लाह ताला का फजल और करम है हम पर। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त जो सूरत हाल फेस कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान खास तौर पे, इंडिया हमेशा यही उनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान को हम जितना भी हो सके दबा सकें। लेकिन ये अल्लाह ताला का फजल है और हम सब इसमें इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे भी हैं, पूरी कौम और हमारे इदारे भी, पाकिस्तानी हुकाम भी और मौजूदा हुकूमत भी, कि जिस तरह का भी वक्त हो हम बड़े अच्छे तरीके से, बहादुरी से और सही तरीके से इसको फेस करेंगे। और आने वाले वक्त के लिए हम तैयार हैं। अगर इंडिया खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत करता है जिस तरह ये मीडिया पे या सोशल मीडिया पे इस वक्त बातें चल रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरह के कई तरह के भोंडे हथकंडे खुसूसन इंडियन मीडिया जो फैला रहा है, तो इसके लिए हम तैयार भी हैं और इंशाल्लाह हम रिटेलिएट भी करेंगे। तो बहरहाल प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये पहला प्रोग्राम बाशिक कुरैशी साहब, नसर मलिक साहब के साथ सुन रहा था। वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। तो आप लोगों को भी पता ही है सोशल मीडिया के जरिए, और आप भी बिल्कुल इंटरकनेक्ट हैं तमाम खबरों से दुनिया के हवाले से। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी वक्त हो हम सब पर वो अच्छा आए, अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिम्मत और बहादुरी भी अता हो ताकि हम इसको फेस कर सकें। तो चलते हैं हम जनाब अपने खट्टे मीठे बातों को लेकर अपने प्रोग्राम की तरफ। तो जैसा मैंने इंट्रो में ये अर्ज किया कि मेरे साथ आज बहुत ही बड़े बड़े प्रोमिनेंट और म्यूज़िक लवर और म्यूज़िक के हवाले से मैं आज का प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। दो बहुत ही मेरे मोतबर और मोहतरम शख्सियात प्रोग्राम में शामिल हैं, जिसमें आसिफ नूरानी साहब जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका भी, और इनके साथ उज़ैर लुत्फ़ी साहब। उज़ैर लुत्फ़ी साहब से उनके साथ मेरा तल्लक बहुत पुराना है और डेनमार्क में ये तल्लक बना, और ये तल्लक इतना मजबूत है ख़ासतौर पे म्यूज़िक के हवाले से भी, और एज ए इंसान भी बहुत अच्छे तरीके से हम इस तल्लक को निभा भी रहे हैं। और गाए बगाए हम म्यूज़िक के हवाले से बातचीत भी होती है और एक दूसरे से हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में जनाब खट्टी मीठे बातें होंगी, जैसे मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले जनाब हम दोनों को प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने थोड़े शॉर्ट टाइम में वक्त दिया और हमें जनाब अपनी बातों से और हमारे सुनने और देखने वालों को महदूद होने के लिए मौका दिया। सबसे पहले मैं जनाब चाहूँगा कि उज़ैर लुत्फ़ी साहब, जैसा मैंने ये अर्ज किया कि आपके साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है, खासतौर पे म्यूजिक के हवाले से भी और एज ए इंसान भी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान से जैसे आप बिलोंग करते हैं, कराची से आप बिलोंग करते हैं, आसिफ नूरानी साहब भी कराची से बिलोंग करते हैं। तो एक तो ये बताएं कि मैं चाहूँगा कि हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना और सुनना चाहेंगे कि पाकिस्तान में आपका बचपन कैसा गुजरा। सर, सबसे पहले तो आपके तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत मुहब्बताना और प्यार भरा सलाम हो। थैंक यू सो मच। और फिर मैं आपका और आपकी टीम को बहुत मशकूर हूँ कि आपने मदऊ किया, और माज़रत भी मैं ज़रूर आपके सामने पेश करता हूँ कि आपने कई दफ़ा ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से और फिर जॉब की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था।
और आखिर में मुझे लगा कि जफर भाई जो है वो नाराज हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने आसिफ से बोला कि यार आसिफ नहीं जाना जफर भाई के पास। और ये एक मेरे ख्याल में एक ज़माने के बाद मैं ऐसा जी आपने बताया कि पहले भी आप प्रोग्राम कर चुके हैं। तो कराची में अगर मैं मुख्तसर से आपको बताता हूँ कि बचपन ही वो सब लोग ही कहते हैं, वैसे हर शख्स ये कहता है कि बचपन से शौक था, लेकिन आर्टिस्ट जो पैदा ही होता है, वो बनता नहीं है। वो आर्टिस्ट जो किसी कोई भी आर्ट ले लें आप, वो पैदा होता है। तो ये शौक मुझे था बचपन से बहुत ज़्यादा, और टेक्निकल भी जो है था मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा था। तो ज़्यादा मैं इस टाइप का नहीं था कि मैं बहुत क्रिकेट खेलूँ या हॉकी खेलूँ, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैं घर में ज़्यादा जो गेम्स होते हैं या म्यूज़िक का बहुत शौक था मुझे। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे अब्बू ने मुझे बिल्कुल एक छोटा सा कीबोर्ड, बिल्कुल इतना सा होता था तो वो लेके दिया था। तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक की जो अबजद वो स्टार्ट की थी। और फिर जाहिर है कि वो उस ज़माने में ऐसा था कि इतना आसान नहीं था घर वालों से छुप के करना। तो ग्रेजुअली करते रहे, कोशिश करते रहे। तो फिर थोड़े से हम बड़े होते रहे, फिर थोड़ी सी हमें छूट मिली, वरना जिस उम्र में स्टार्ट किया था वहाँ उस बड़ी हमारी पिटाइयाँ भी लगी उसमें। तो हमारी क्लासेस भी बहुत होती थी घर वालों की तरफ से, आसान नहीं था उस टाइम। अच्छा, म्यूजिक का आपने बताया कि जाहिर है ये इंसान के अंदर एक जरासीम कह लीजिए जो लेके पैदा होता है। लेकिन उसमें होता ये कि इंसान अपनी मर्जी से ना सिलेक्ट करता है कोई म्यूजिक के जो होते हैं असरार और रमूज, मिसाल के तौर पर क्लासिकल, नीम क्लासिकल या गीत गजल पंजाबी इतना। तो आपको कैसे ये मतलब शो, जब आपने खुद फरमाया कि बस मैंने शुरू कर दिया सुनना या गाना? एक छोटा सा वाकया, मैं बहुत छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मैं तीसरी या चौथी क्लास में था। अब मुझे पता भी नहीं था कि ये फंक्शन क्या होता है, शो क्या होता है। पर मेरी जो फैंटेसीज थी वो ये थी कि जैसे मेरे स्कूल में कोई स्टेज लगा है, मैंने कभी देखा भी नहीं था। अच्छा। और यहाँ पर कोई बैंड लगा हुआ है, शायद कभी टीवी में कोई देखा हो। अच्छा। बहुत छोटा सा था, तो मैं वहाँ खड़ा होकर गा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये मेरी फैंटेसीज थी। अच्छा। तो और इसमें मुझे नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा कि स्टेज पे आप चले गए, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर लोग आपको रिकॉग्नाइज कर चुके थे कि आप म्यूजिक लवर हैं या म्यूजिक। देखिए सर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं एज सिंगर तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को सिंगर नहीं करता, ये शौक है। और मैंने स्टार्ट किया था एज ए म्यूजिशियन। तो मैंने सबसे पहले म्यूजिक की क्लास ली थी। अच्छा। मेरे एक उस्ताद हैं आबिद उमर। अच्छा। क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में होते हैं। अच्छा। तो वो उनसे मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। उन्होंने मुझे म्यूजिक की उंगली रखना उन्होंने सिखाई थी। अच्छा। तो मैंने एज ए म्यूजिशियन स्टार्ट किया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेक्निकल था। तो मुझे हमेशा जो है ना वो बस कुछ करने को दिल करता था म्यूजिक में ना। अच्छा। तो मैंने बजाने से किया, फिर थोड़ा गाना सीखा, थोड़ा हारमोनियम सीखा, थोड़ा सब कुछ करके फाइनली जो है मैं टेक्निकल लाइन में चले गया। और फिर मैंने साउंड टेक्नीशियन जो पाकिस्तान में 10 साल में पाकिस्तान शोबिज़ में काम किया। अच्छा, चलें इसको आप आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि आसिफ नूरानी साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करें। जी आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेरी खुशकिस्मती है कि ख़ासतौर पर जब भी मैं अपने प्रोग्राम में म्यूज़िक लवर उनको मदऊ करता हूँ ना, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि ये एक नेचुरल होता है रिएक्ट। तो आसिफ साहब, जैसा आपके हवाले से भी मैंने सुना कि आप कराची से बिलोंग करते हैं और म्यूज़िक के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, तो आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे देखने और सुनने वाले भी, कि कराची में आपने एक बचपन कैसा गुजरा और उसके साथ फिर ये म्यूज़िक के हवाले से थोड़ा सा आगे फिर चलते हैं। जी थैंक यू। दोस्तों तक मेरी आवाज़ नहीं है महदूद, कराची पाकिस्तान के लिहाज से अगर कहा जाए तो मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ कहानियाँ बिल्कुल उज़ैर भाई से मिलती जुलती पहुँचे। शौक था मुझे बचपन से ही, और मैं टेलीविजन पे प्रोग्राम्स देखता था। अच्छा। तो मैं उसकी धुनें निकालने की कोशिश करता था। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने देखा कि अच्छा ये खुद से ये चीजें पकड़ रहा है ना, धुनें पकड़ रहा है, निकाल रहा है, गाने सुन रहा है। अच्छा।
तो उन्होंने मुझे वही छोटा सा एक शुरुआत, मुझे लगता है सबकी शायद वही होती है, ऐसे। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा कीबोर्ड दिला के दिया, तो मैंने उससे बजाना शुरू किया। कोई मेरे ख्याल से मैं स्कूल में कोई तीसरी या चौथी जमात में था, तब से मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा। बट ये है कि फिर वक्त के साथ साथ मेरा रुझान लाइव शोज से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ होने लगा। अच्छा। क्योंकि बचपन से ही सिनेमा में जाना, मूवीज देखना, अच्छा। वहां से मुझे लगता है जो मेरा असल जो शौक था ना, मेरा वहां से शुरू हुआ कि जब मैं अपने वालिद साहब के साथ, अपनी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल में जाता था और जब मैं मूवीज देखता था, तो मुझे वो देखकर ये क्यूरियोसिटी होती थी कि ये फिल्म के पीछे जो ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक चल रहा है, स्कोर चल रहा है, आप हॉलीवुड की फिल्म्स देख रहे हैं और उसमें आपको एक बहुत ही ग्रैंड ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक और वो चीजें नजर आ रही है, तो ये कैसे क्रिएट होता होगा और ये कैसे सीखा जाए। अच्छा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है बड़ी लिमिटेड म्यूजिकल एजुकेशन इतनी नहीं है, तो मेरी पूरी सेल्फ थॉट जर्नी रही। मेरा रुझान मैंने लाइव शो से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ म्यूजिक में ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेज परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है कि जब आप म्यूजिक बजाना सीखेंगे तो वहीं से दूसरे रास्ते बनना शुरू होते हैं। ठीक है। तो मैंने ग्रेजुअली स्टेज म्यूजिक से शुरू किया, कीबोर्ड्स बजाना शुरू किए, फिर गिटार्स बजाना शुरू किए, ड्रम्स बजाना शुरू किए, इस तरह से मैंने कोई 6-8 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू किए। अच्छा। और फिर मैं अल्टीमेटली कंपोजिंग की तरफ आ गया, जो मेरा असल मकसद था कि म्यूजिक क्रिएट किया जाए, स्कोर किया जाए और कंपोज किया जाए। जी। तो वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रो किया और फिर मैंने 2004 में थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आसिफ साहब, जैसा म्यूजिक मैंने भी सुना है कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है, पहलवानी काम कह लें इस तरह। जी। तो आपने डायरेक्ट कीबोर्ड आपने प्ले करना शुरू कर दिया और धुनें भी आपने निकालनी शुरू कर दी, तो ये भी एक, जैसा ज़ुहैर भाई ने भी कहा कि आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर कुदरती तौर पर ये सलाहियत होती है कि वो होता है, तो जाहिर है वक्त उसको पॉलिश करता है, वक्त के साथ साथ कोई ना कोई गाइडर होता है जो उस्ताद की शक्ल में आपको कर। तो आपने ये सीखने का मामला कोई? अच्छा, ये मेरा वैसे बहुत सारे दोस्त यार थे इस तरह के ना, जिनसे मैं थोड़ा थोड़ा मिलता रहता था और सीखते रहता था, लेकिन मेरा कोई रेगुलर उस्ताद नहीं थे। अच्छा। मैं सुनकर और लोगों की चीजें देख देख के एब्जॉर्ब करते हुए करता था। मुझे जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मैं इस्माइली हूँ, खानी हूँ, तो हमारे यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा स्पेस बना हुआ होता था। यानी मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहां पर एक बाकायदा जैमिंग स्पेस बना हुआ होता था। अच्छा। और वहां पर मुझे रिसोर्स मिला बहुत सारा। ठीक है। और मुझे वक्त मिला, तो उस रिसोर्स के साथ सीखते मैं खुद ही मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। स्टेज पे लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा और कुछ दोस्तों के पास संडेज में जाके कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशंस ले ली। कुछ सीनियर दोस्त यार जो बजा रहे हैं, ऑलरेडी स्टेज म्यूजिक कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत सीखते रहे और इस तरह से करते करते वो मैंने ग्रो किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड स्कोर की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करते करते मैंने 2004 में आज न्यूज ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और आज न्यूज का सारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, थीम है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंपोज किया। मैं वहां पर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर रहा कुछ 6-7 साल। ये किस तौर पर? आज टीवी में 2005 में आज टीवी लॉन्च हुआ था। अच्छा। और मैंने 2004 में आज टीवी को ज्वाइन किया था एज अ क्रिएटिव टीम आज टीवी की। और फिर मैंने कोई 6-7 साल आज टीवी के साथ एज अ कंपोजर काम किया। अच्छा। और जितने भी आज टेलीविजन के प्रोग्राम्स थे उनका टाइटल म्यूजिक कंपोज करना। अच्छा। और थीम म्यूजिक कंपोज करना, न्यूज बुलेटिन का म्यूजिक बनाना। अच्छा। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ गया। फिर मैंने जियो टीवी के लिए, हम टीवी के लिए ड्रामों का म्यूजिक किया कोई 5-6 साल। और फिर उसके बाद पिछले 10 सालों के अंदर मैंने एडवर्टाइजिंग के लिए काम किया। अच्छा। मैं कमर्शियल म्यूजिक करने लगा फिर ग्रेजुअली। अच्छा। और साथ साथ मुझे जो दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मेरा ये सिलसिला इम्प्रूव होने के पीछे एक और भी रीजन था कि मैंने म्यूजिक एज अ म्यूजिक टीचर काम करना शुरू कर दिया स्कूलों के अंदर। ठीक है। तो म्यूजिक एजुकेशन की तरफ आने से मैं समझता हूँ शायद मुझे ज्यादा बहुत मौके मिले। और फिर मैंने वो करते करते स्कूलों में अर्ली एजुकेशन के अंदर में बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू किया। म्यूजिक एजुकेशन की तरफ भी साथ साथ चलता रहा। तो म्यूजिक कंपोजिंग और म्यूजिक एजुकेशन मेरा पैरेलल चलता रहा थ्रू आउट मेरे कैरियर। अच्छा। और फिर पाकिस्तान में मीडिया साइंस की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा। वहां पर मैंने एज अ फैकल्टी ऑफ मीडिया साइंस ज्वाइन किया। अच्छा। और 6-7 साल के लिए मैंने वहां पर भी काम किया। और वहां पर मैंने ये आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए अल्लाह का करम है
कि ये मैं इस चीज में अब यूनिक ये एक सिनेरियो ये था कि मैंने पहली बार पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर म्यूजिक कंपोजिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। अच्छा। कि मीडिया के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब वो फिल्में शूट करते हैं तो उन फिल्मों के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे कंपोज किया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। तो ये सिलसिला भी उसके साथ साथ शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजिक में रहते हुए कंपोजिंग के साथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ और एजुकेशन के साथ मेरा ये कोई तकरीबन 20 सालों का 20-25 साल का तजुर्बा क्या सो फार। क्या बात है। चलें जी। अच्छा उज़ैर भाई, जैसा आपने ये फरमाया कि म्यूजिक के साथ साथ तल्लक जो बनता रहा और वक्त के साथ साथ फिर आपकी सोच थोड़ी सी तब्दील हुई और आपने साउंड के हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी अपनी जाहिर की कि शायद इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ। शायद इस फील्ड में म्यूजिक का मुझे शौक बचपन से था और अभी बहुत है, क्रेज है मुझे। जी जी। और अभी भी मैं मेरे घर में आप आए जी जी, स्टूडियो बनाया पूरा। बिल्कुल। तो अपनी बस एक कैपेसिटी के अंदर बिल्कुल अच्छे हम दोस्त और एंजॉय करके गाते हैं। जी जी। तो जो एज ए साउंड टेक्नीशियन ये इसका मुझे क्रेज हो गया था क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा। बचपन से मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल था। तो जब मैंने वो किस चीज ने आपको ज्यादा इंस्पायर किया जब आप म्यूजिक सुनते या बजा सुनते थे या देखते थे, तो कौन सी चीज आपके जहन में आई कि यार ये मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता था कि ये जो म्यूजिक जो बज रहा है ना, जो हम सुन रहे हैं, जो आ रहा है, क्या इसको कौन मैनेज करता होगा ना। ये भी तो म्यूजिक आ रहा है ना। जैसे ये इन्होंने बचपन में फिल्में देखी तो इनको इस बात ने इनको सोचने मजबूर किया कि ये बैकग्राउंड कौन बनाता होगा। और ये बड़ी अच्छी बात इनकी जब मैं से मिला ना, तो मैं सोचता था कि यार ये एक हमारे पड़ोस के अंदर बहुत छोटे थे, एक हमारे पड़ोसी जो ने बहुत एक कोई उस जमाने बहुत महंगा से एक प्लेयर लिया, कैसेट प्लेयर, जो कि काफी महंगा था। तो वो दिखा रहे थे कि ये इक्वलाइजर होता है और इसके अंदर जो है ना, मैं बहुत छोटा था, 12 साल का हूँ, तो इसके अंदर जो है ना आप म्यूजिक को इस इक्वलाइजर से सेट कर सकते हैं। तो मैंने उससे कहा क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको गिटार ऊपर करना हो। अच्छा। मेरे दिमाग में थी ये बात, अगर आपको कोई चीज नीचे करनी है तो कहते हाँ सब कर सकते हैं। तो मैं जब से मैं ऐसा कुछ सोचता था, यानी मेरे जहन में आती थी कि यार कुछ इसको करना चाहिए, नहीं पता चलना। तो मेरे अंदर एक उसमें वो था, एक जुस्तुजू थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे पता ही था कि मैं साउंड की फील्ड में चले जाऊंगा मैं। पर जब मैं इस म्यूजिक फील्ड में प्रॉपर वहां पर आया, मैं पाकिस्तान शोबीज में आया और मैं कदम रखा और मैंने फिर वो लोगों को वहाँ बोर्ड पे काम करते देखा, तो मेरा शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया। कि मुझे लगा कि यार ये हूँ। अच्छा। ये हूँ मैं, यानी ये जो अंदर से चीज थी वो मुझे करती थी। तो मैंने वहां पर कोशिश की, सीखने की कोशिश की। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर मैंने, जब मेरी समझ में आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी और बनाई। अच्छा। और माशाल्लाह मैंने कोई तकरीबन 94 से 2000 तक मैंने वो चलाई और बहुत भरपूर माशाल्लाह काम किया मैंने। अच्छा। और छोड़े हुए मुझे 25 साल हो गए, यानी 25 साल दिमाग में हो गए, लेकिन स्टिल मैंने अभी तक अपने आप को अप टू डेट रखा है तमाम इक्विपमेंट से। तो मेरे पास माशाल्लाह से घर में भी सारा सामान है, पूरा स्टूडियो है। अच्छा। जब आपने ये इसके साथ बाकायदा शुरू कर दिया काम साउंड के साथ, तो इस दौरान आपको कोई ऐसे प्रोग्राम फेस आपने किए जिसमें बड़े मशहूर सिंगर्स वगैरह, उनका अगर आप जिक्र करना मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने एक प्रोग्राम किया मेहदी हसन खान साहब के साथ। अच्छा, खान साहब के साथ। वो पीटीवी का लाइव चल रहा था। अच्छा, और ये किस सन की बात है सर? ये जब मैंने छोड़ा सन 2000 की बात है। अच्छा, तकरीबन। तो मेरा शो था और मेरे हाथ पांव फुले हुए थे। अच्छा। बहुत बड़ी शख्सियत। तो मैं वहाँ बैठा, वहाँ शो था और पीटीवी का लाइव चल रहा था। अच्छा। उस इत्तेफाक से उस दिन मेरे पास जो मिक्सर था बिल्कुल नया मिक्सर था, जो उसको मैंने घर में देखा भी नहीं था। अच्छा। बस वहाँ खोला है हमने। अच्छा। लगाया है और बिस्मिल्लाह किया मैंने शो किया। पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद फिर खान साहब ने शाबाशी दी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मेरे लिए इतने बड़े एजाज की बात है। अच्छा, तो उस प्रोग्राम में खान साहब ने क्या परफॉर्म किया? गजल और गीत उसमें था। अच्छा। गजल गीत। तो उसके साथ आपने सही मैनेज कर लिया साउंड सिस्टम? जी, अच्छा। मेरा ज्यादा जो काम था वो गजल गीत में ही था। अच्छा। तो वो मुझे इतना मुश्किल वो नहीं था, साउंड कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी हो तो आपके हाथ पांव थोड़ा ऐसा होता है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए, वैसे भी कोई बेअदबी ना हो जाए। तो खैर वो प्रोग्राम बहुत से, और खास साहब ने बहुत शाबाशी दी। और इसी तरीके से एक दफा उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ मुझे इत्तेफाक हुआ। अच्छा।
तो वो अच्छा, अब ये होता है कि जब किसी नए आर्टिस्ट के साथ खासतौर पर इतनी बड़ी अगर शख्सियत हो तो इंसान बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहा होता है। तो वो पूरे प्रोग्राम में बैठा रहा, उन्होंने एक दफा मुझे देखा नहीं तो मैंने कहा आज मेरा काम हो गया। क्योंकि वो जरूरी नहीं जो आप साउंड सुन रहे हो वो जरूरी नहीं कि स्टेज पे उनको भी वही आ रहा हो। तो मैंने आज ये पहली दफा इनके साथ हूँ, तो आज तो बस अच्छा वो जिसके प्रोग्राम तो वो पाकिस्तान बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है जेरी लॉरेंस। अच्छा जब प्रोग्राम खत्म हुआ आप यकीन करें वो स्टेज से उठ के आए, मैं खड़ा हुआ था, उन्हें मुझे घर से आशीर्वाद दिया। अच्छा कहते हैं कि मैंने इस तरह मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने मेरा आज किया हो। कहते हैं मुझे कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा इस हॉल में मैं जितने टेक्नीशियन के साथ काम किया मैं पूरी रात लड़ता रहूं, अच्छा लेकिन तुमने दिल खुश कर दिया और ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये बड़ी कमाल की बात की उजैर भाई ने ना कि आर्टिस्ट जब स्टेज पे बैठा होता है ना और वो साउंड वाले को मुड़ के देखे तो समझ ले कि कोई मसला है। अच्छा अगर जैसे फिल्म में एक चीज होती है जो हम फिल्म स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा के अंदर तो आप कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि फिल्म की एडिटिंग कैसी थी। इसका मतलब कि वो इतनी स्मूथ थी कि आपने कुछ नोट ही नहीं किया। तो जब कोई चीज बहुत स्मूथ हो और अगर आप उसको नोटिस ना करें तो समझ ले कि वो परफेक्ट थी। बिल्कुल जब आपको कुछ नोट करना पड़े या कोई चीज आपको बेचैन करती है तो समझे कि कोई सवाल या निशान आया है। तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ी कमाल की बात की आपने कि ये जो जैसे आपने कहा ना कि आर्टिस्ट ने आपको या किसी म्यूजिशियन ने ऐसे देख लिया तो ये बहुत बड़ी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा उजैर भाई इस वक्त अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि गाना या साउंड इन दोनों में से किसको आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? हालांकि ये है इंटरलिंक है बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि इंटरलिंक है ना। तो मैं अगर आप मुझे अभी भी कहेंगे ना तो गाना या साउंड, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे आज क्योंकि मैंने 25 सालों को छोड़ दिए, लेकिन मैंने आपको आज भी आपको मेरे घर पे लेटेस्ट मकसद नजर आएगा, पूरा सिस्टम नजर आएगा। और आज भी मुझे इसका जुनून है कि मैं कुछ सीखूं मजीद। मुझे मतलब क्रेज है मुझे साउंड का, इससे बेहतर कुछ कर लूं, इससे बेहतर कुछ कर लूं। गाने में मैंने इतना ज्यादा गाना मेरा शौक है वैसे ही जैसे पहले था आज भी है, और कुछ बेहतर मैं कहता हूँ कुछ बेहतर हो गया हूँ मैं काफी असाज़ा कराम के साथ बैठा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में मैंने बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ काम किया माशाल्लाह, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो वो सीखता भी रहूंगा। तो पर मैं समझता हूँ कि साउंड में आज ही मेरा दिल करता है कि यार कुछ नया कुछ अच्छा। और मैं मजीद सीखूं उसमें। अच्छा अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ या मेरे देखने और सुनने वाले रिक्वेस्ट करना चाहे तो कोई अगर अपनी आवाज में कोई मदद सा कोई कलाम अगर क्योंकि साउंड का मुझे इतना थोड़ा बहुत है इल्म, लेकिन गाने का चले थोड़ा सा मुझे भी है क्रेज है। आप तो खुद इतना अच्छा गाते हैं नहीं तो, ये तो और आपको मैंने सुना है आसिफ भाई से भी थोड़ी सी बात मैं करते रहूं। मैं जैसा मैंने कहा मैं पिछले 25 साल से यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा म्यूजिक फ्रेंड नहीं था यहाँ पर। ठीक है। एक आए थे कुछ अर्से पहले एक साल पहले डॉक्टर, वो बहुत से म्यूजिशियन थे हमारी फील्ड कराची फील्ड के थे और वो चले गए 2 महीने। तो ये जब से आसिफ भाई आए तो मुझे बहुत सा फ्रेंड मिल गया भाई माशाल्लाह। और हमने अभी कुछ 3 हमारे सेशन हमने जैमिंग की है मेरे घर पे, तो मैं होप करता हूँ नेक्स्ट टाइम भरपूर तैयारी से आएंगे, अब बैठेंगे आपके साथ और अच्छा सा सुना भी सकूंगा, क्योंकि ये मुश्किल काम दे दिया आपने मुझे। मैं तो आपके सामने आप इतना अच्छा गाते हैं माशाल्लाह से। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आवाज में सोज या दर्द या वो हो ना डिवोशन तो वो कोई बात नहीं, म्यूजिक सर वो आवाज सोज और दर्द हो ना, पर हमारी आवाज में तकलीफ है सर। बहरहाल इट इज अप टू यू। मैं अगर आसिफ भाई साहब सुनिए कि आसिफ भाई माशाल्लाह बहुत सुरीले आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। चले बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप जैसा आपने तो बहुत सारा अपना जनाब बता दिया कि इतने बड़े मीडियम पे आपने काम भी किया और ये माशाल्लाह बड़ी बात है। और जब कोई इस तरह के इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया आपको रिकग्नाइज करता है काम के हवाले से, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी एक बात होती है और ये रिस्पेक्ट होती है। अच्छा आसिफ भाई, म्यूजिक का आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो ये है कि इस वक्त गाना सुना नहीं देखा जाता है ज़्यादा, क्योंकि वीडियो एक बनती है, कोई भी गैर मारूफ मेरे जैसा कोई सिंगर गाता है, अगर वो गुड लक हो तो वो उसकी वीडियो वायरल होगी
और वो जनाब मिलियन पे चला गया और वो सिंगर, वो अपने आप को सिंगर समझने लग गया था बिशमूल मेरे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है म्यूजिक के हवाले से, अगर मैं पूछना चाहूँ? बढ़िया, आपने इंटरेस्टिंग, बहुत मैं बड़ा गहरा सवाल है जो आपने बात किया ना, और मैं अक्सर इस बात का बड़ा अफसोस भी करता हूँ। मुझे लगता है कि बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी एक बात कहता हूँ कि हम एज अ नेशन लिसनर नहीं है, अच्छे लिसनर नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम बातें ज्यादा करें, सुने कम। तो ये एक इंटेलिजेंट कौम की निशानी नहीं होती। जो इंटेलिजेंट या इंटेलेक्ट कौम है ना, वो होती है जो सुनती ज्यादा है और बोलती कम है। तो म्यूजिक का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है हमारी मुल्क के अंदर भी, कि आपने बिल्कुल सही बात की कि जिसने वीडियो पे अच्छे खासे पैसे लगा दिए, ड्रोन शॉट्स ले लिए, नॉर्दर्न पाकिस्तान में शूट कर लिया, अच्छी लोकेशंस पे, लैंडस्केप्स पे शूट कर लिया, तो वो ज्यादा व्यूवरशिप ले जाता है, म्यूजिक चाहे जैसा भी हो, क्योंकि हमारा उस तरफ रुझान कम रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में म्यूजिक एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ सका। एजुकेशन हर चीज में ना बहुत मायने रखती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। तो अगर फ्यूचर में कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे इस चीज को हम इम्प्रूव कर सके, तो मैं समझता हूँ कि वो एजुकेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान को म्यूजिक यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, म्यूजिक स्कूल्स की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि लोग कहते हैं कि म्यूजिक अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन म्यूजिक आपको एज अ ह्यूमन बहुत सारे डिसिप्लिन सिखाता है। बिल्कुल, कि म्यूजिक के अंदर भी एक डिसिप्लिन है ना। अगर आप एक अनट्यून गिटार को सुनेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप जैसे खान साहब की बात की, उजर भाई ने, मेहदी हसन साहब सामने बैठे हो और पीछे कोई म्यूजिशियन अगर एक गलत सुर लगा दे, तो वो जो कैफियत जो एकदम से हो जाती है ना सिंगर की, कि यार जैसे नहीं आपको गाड़ी आपने किसी को मार दी हो, ऐसा झटका लगता है अगर सुर हिला हो। तो वो चीज को समझना एक लिसनर समझ सकता है उसको, जिसके कान ट्यून्ड है वो उस चीज को बेहतर समझ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सुनने की ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें लिसनर होना बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर होंगे तो ही आप अच्छे कंपोजर, अच्छे सिंगर या अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो पहले लिसनिंग ही आती है। और मेरे ख्याल से इस चीज को इम्प्रूव ऐसे किया जा सकता है कि हम इनिशिएटिव्स लें एजुकेशन की तरफ, कि हम म्यूजिक को एजुकेशन सिस्टम में डालें। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं सिखाएगा, वो डिसिप्लिन सिखाएगा, जो कि बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें आसिफ भाई थोड़ा सा ये भी हो सकता है ना कि देखने वाले जो हैं उनके अंदर भी कोई इस तरह का पैशन नहीं होता। जी बिल्कुल। गाने को देखने का या सुनने का, ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है ना कि ये म्यूजिक जो है उस हिसाब से एनकरेज नहीं कर सकता। जी, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कनेक्ट होती है जाके एजुकेशन से ही। जी। जैसे अगर हम यहाँ देखें वेस्टर्न कल्चर के अंदर हर दूसरे घर में एक म्यूजिशियन मौजूद है। बिल्कुल ऐसे, जबकि वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन चूंकि म्यूजिक एजुकेशन में उनकी ऐसी डेवलपमेंट हुई है लिसनिंग की, कि वो अच्छे और बुरे म्यूजिक की समझ भी रखते हैं और सेंस भी रखते हैं। तो हमारी ऑडियंस भी वैसे ही, देखिए ऑडियंस का सिलसिला ये है कि ऑडियंस को आप अच्छा खिलाएंगे तो उनका टेस्ट डेवलप होगा डेफिनेटली, और ऑडियंस जब अच्छा सुनना शुरू करेगी तो उनका टेस्ट डेवलप होगा। तो ये मौजूदा जनरेशन के साथ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम आज से इसकी शुरुआत करें तो अगली 2-3 जनरेशन में ये चीज इंप्रूव हो सकती है थ्रू एजुकेशन। यानी कि उनको ग्रास रूट लेवल से ही आप एक अच्छे, एक ट्यून, एक डिसिप्लिन सिस्टम के थ्रू लेके चलें तो उनका टेस्ट ओवर द टाइम डेवलप होगा, और वो अप्रिसिएशन म्यूजिक का जो है वो मैं समझता हूँ कि वापस आएगा, जो शायद किसी जमाने में पहले फिर भी हुआ करता था। आज से अगर आप क्या समझते हैं कि आसिफ भाई ये लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम मौजूदा गवर्नमेंट, ये जितनी भी आई हैं हमारी? मेरे ख्याल से प्रायोरिटी नहीं है, आर्ट्स एंड कल्चर की प्रायोरिटी नहीं है इतनी, मुझे ऐसा लगता है वो प्रायोरिटी पे नहीं है हमारे यहाँ। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। शायद एक वजह ये भी है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा है, हम रोटी कपड़ा मकान में फंसे हुए हैं, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर एक लग्जरी भी है। मुझे किसी ने एक बात कही थी कि आर्ट इज अ लग्जरी, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। बिल्कुल। सो शायद ये भी एक वजह है कि उसकी प्रायोरिटी, मतलब हम इतने बेसिक्स में फंसे हुए हैं कि हम उन बेसिक्स से बाहर आके अभी उस लग्जरी की तरफ पहुंचे ही नहीं है कि हम आर्ट्स को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। ठीक ठीक।
रज़ा मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि टेक्निकल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं मेरे प्रोग्राम को भी और रेडियो हम वतन को जिस तरह ये चला रहे हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत भी दे। जी रज़ा साहब, मेरा सवाल है, अभी आपने पूछा ना कि ये क्या वजह, क्या ये वजह भी नहीं है कि हम म्यूज़िक को अच्छा समझते ही नहीं है, यानी कि सुनने को हम सब अच्छा समझते हैं। अगर मेरा बेटा या बेटी गाना चाहें तो मैं उन्हें कहूँगा खबरदार ये अच्छा काम नहीं है, ये तुमने नहीं करना। क्या इसकी ये वजह भी नहीं है कि हमारे मुआशरे में वो स्कूल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो हम बना ही नहीं पाए, क्योंकि मुआशरे में एक सोच ऐसी डेवलप है कि ये तो मरासियों वाला काम है, हमने नहीं करना या आपने नहीं करना, लेकिन हम सब बड़े शौक से सुनते हैं जी वो म्यूजिक तो रूह की ग़िज़ा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। बात सारी यही है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो मुझे लगता है कि हमारी सोच के अंदर में ये एक मसला है। अब आप देखें कि दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि म्यूजिक एज अ मेडिसिन यूज होता है। बिल्कुल ऐसे तो वो जो रूह की ग़िज़ा वाली आप बात कर रहे हैं ना, वो रियलाइज हो रही है। वो कैसे रियलाइज हो रही है कि कैंसर एक बड़ी भयानक बीमारी है और म्यूजिक थेरेपी को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर जब पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है जी। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान दिमागी तौर पे हार जाता है वक्त से पहले। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी दिमागी मेंटल स्ट्रेंथ के थ्रू मुकाबला किया है इसका। तो मैं समझता हूँ म्यूजिक में वो पावर है कि वो पेशेंट्स को हील कर सकता है, उनको उस दर्द से बाहर निकाल सकता है। म्यूजिक थेरेपी क्या करता है, यही करता है ना कि वो पेशेंट्स के साथ बैठकर आप उनके हाथ में एक छोटा सा जाइलोफोन दे दें और वो 2 स्टिक से जाइलोफोन की साउंड खुद क्रिएट करे। उसको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आती है कि वो कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है और वही कुछ मोमेंट्स थोड़े थोड़े करके उसको उस दर्द से, उस बीमारी से बाहर निकालते हैं। तो म्यूजिक तो एज अ मेडिसिन, एज अ थेरेपी यूज होता है दुनिया भर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सोच का कॉन्फ्लिक्ट है। ये जी आप ऐड करना चाहिए। मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं। जैसा भी आपने कहा कि हमारे मुल्क में 2 तरह के लोग हो गए हैं। एक कहते हैं जी म्यूजिक हराम है। भाई आप तो जरा रेडी करें वो अच्छा गिटार। एक कहते हैं म्यूजिक हराम है और एक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं हराम नहीं है या वो ठीक है, म्यूजिक भी हमारे साथ है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं तो 80s तक तो बहुत ही दबा हुआ माहौल था। ये नहीं करना, ठीक है आपने सुन लिया, आप कैसेट लाते प्ले कर लेते हैं, पर ये ऐसा नहीं हो सकता, ये अच्छी चीजें हराम है। तो हमारी जो जनरेशन जब हम यंग थे तो उनको इस बहुत मुश्किल हुई इस वॉल को तोड़ने में, ठीक है। वो हमसे बाहर आए, फिर मार्शल ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले अगर 80 से पहले चल जाए तो इतना ज्यादा 80s में चल जाए तो इतना ज्यादा नहीं ओपन था, ओपन नहीं होने देते थे, हमें इजाजत नहीं दी है ना। जी। तो अब हमने उसको तोड़ा है। तो अगर हम देखते हैं अब पाकिस्तान को, तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने म्यूजिक में फिर भी बहुत तरक्की कर ली, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि आप देखें आपके पास टाइम ही कितना है। आप 47 में जो है हम अलग हुए, आजाद हुए, उसके बाद से हमारे में ये बड़ा था कि जी म्यूजिक जो वो हलाल है कि हराम है, और आज तक है भी। तो इस कम अरसे में आप देखें इतने अच्छे बैंड्स हैं, इतने अच्छे गाने वाले हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लेजेंड उनकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा आप देखें, मैंने देखा कि इतने अरसे में इतने यंगस्टर थे, और मैं एक जमाने कहता था कि एक बच्चा, एक म्यूजिशियन जो है ना, उसको 6 महीने आप ट्रेनिंग दो तैयार हो जाए, इतना ज्यादा शार्प है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन की, म्यूजिक एजुकेशन की बहुत कमी है, बहुत कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उदय भाई, आसिफ भाई, आप हमें कुछ सुनाना चाहिए? मैं एक बात पूछ सकता हूँ जी। एक चीज आप गुनगुनाइए, आपकी आवाज हम सुन रहे थे, तो आसिफ भाई से मैं कहूँगा थोड़ा पहले थोड़ा अच्छा मुझसे आप क्या सुनना चाहेंगे? चले मैं एक आध शेर, वो एक है तो मुश्किल ही, ये प्यार नहीं है सुर से जिसको, इसका मैं ये 1-2 सुना देता हूँ, अगर आप इसमें साथ अगर दें तो, और उसके बाद फिर आपसे हमने जरूर आप। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको,
वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का के दुनिया वीरान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। बहुत आला सर, खूबसूरत। इतना अच्छा आपकी आवाज में लग रहा था कि मैंने तार नहीं छेड़ा। मैंने कहा कि ये सोलो में ही जरा तो बड़ी गहरी बात कर दी आपने इसके अंदर। बहरहाल मेरा वैसे रुझान जी पॉप म्यूजिक से ज्यादा रहा है, जी जी क्लासिकल से थोड़ा कम रहा है, इतना नहीं रहा है। ट्रेनिंग थोड़ी बहुत क्लासिकल की जरूर मैंने ली है। पाकिस्तान में एक एकेडमी बनी थी बड़ा लेट, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मैंने वहाँ जी बिल्कुल, तो मैंने वहाँ जाके अरशद महमूद साहब, उस्ताद हफीज खान साहब, इनके साथ कुछ वक्त जरूर गुजारा है समझने के लिए कि क्या है क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मेरी पहली इंस्पिरेशन ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक और उस तरफ ज्यादा थी। एक सॉन्ग मैं अक्सर जब गिटार पे होता हूँ तो मेरा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड है, लेकिन ये कि मैं जैसे मैंने बताया कि 2-4 इंस्ट्रूमेंट पे हाथ पैर मार लेता हूँ थोड़े। आमिर जकी साहब का एक सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद है, जो मैं अक्सर गिटार पे होता हूँ तो मैं सुनाता हूँ। यूं कह रहे कि आमिर जकी एक पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी गिटारिस्ट थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कुछ अरसे पहले उनका इंतकाल हुआ है और उनका एक सॉन्ग था जो मुझे बड़ा बचपन से फैसिनेट करता था। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। है बिखरा
ख्वाहिशें 2 और आई हैं। या बिल्कुल हो सकता है। तो मैं जनाब एक तो ये तुम दूर थे, ओ यस, इसका एक अस्थाई अंतरा, और हाँ यही दोस्ती है कि वक्त की थोड़ी सी है जी। बड़ा मशहूर वाइटल साइंस क्या एक बात बहुत है। ही जी, पॉपुलर बिल्कुल सुना हुआ है बैंड मैंने, पाकिस्तान का गुजर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। दिल दिल जुनैद पाकिस्तान सिंह एक ऐसा सॉन्ग उन्होंने बनाया जी, जो जी। दुनिया में जी, जी। आज तक क्या बात है, चल रहा है। माना जाना जाता है। क्या बात है। यहाँ और यही इसके दोस्त साथ है। एक और मशहूर बैंड का एक जी, जी, सॉन्ग जरूर जरूर थोड़ा सा उसको भी छेड़ सकते हैं हम। जी जी जरूर। ये सॉन्ग जुनून के बनने से पहले आई थिंक अली अजमत ने हाँ जी, अच्छा। जुपिटर बैंड के साथ, जहाँ तक मुझे बहुत पहले। है उस वक्त के जमाने का ये सॉन्ग है शायद। टूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी साथ ये, अपनी तो है यही दुआ। टूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। ओ यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले सब अंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले सब अंग चले, चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है, से जो मिली है। चलते रहे हम सदा। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अच्छा आसिफ नूरानी साहब, जैसा आपने बताया ये टाइटल सॉन्ग जो इस वक्त ट्रेंड ये होता है कि जितने भी ड्रामे हमारे आज नए बन रहे हैं उसमें टाइटल सॉन्ग बड़ा काउंट करता है। जी, जी, इसमें आप OST। किस हद तक आप OST। अच्छा, मेरा ड्रामों के टाइटल सॉन्ग भी कुछ किए मैंने। अच्छा। और उसके साथ उसमें बैकग्राउंड कुछ स्कोर जिक्र करना चाहिए कोई ज़हन में हो तो। ओएसटी के हवाले से रीसेंट टाइम में एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल आई थी। जी आपने शायद सुना होगा, अभी अहमद जाजिब साहब का एक बड़ा अच्छा सॉन्ग तेरा मेरा प्यार है अहमद। क्या बात, क्या बात। देखिए वो वहीं से कनेक्ट होता है कि बिल्कुल। जबकि वो टाइटल सॉन्ग भी नहीं था, बट समहाउ वो सॉन्ग इतना पॉपुलर हो गया। पॉपुलर बहुत ज्यादा हुआ है वो तो। इसकी थोड़ी सी एक बिहाइंड द स्टोरी जो मुझे पता है अच्छा जी, वो ये है शेयर कि अहमद जाजिब ने पहले इसी को एज अ टाइटल सॉन्ग प्रपोज किया था। अच्छा। बट वो समहाउ अप्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसकी कॉम्पोजिशन बहुत पुराने स्टाइल की है, ठीक है। आजकल के जमाने में म्यूजिक बहुत चेंज हो गया है, बड़ा टेक्नो हो चुका है, बड़ा डिजिटल हो गया है, तो इट वोंट वर्क।
और आप देखें, बात कहते हैं ना कभी कभार कि मेलोडी में जान होनी चाहिए। जी जी। अब वो इतनी पुरानी कॉम्पोजिशन है, लेकिन उसी कॉम्पोजिशन ने, जो कि टाइटल सॉन्ग नहीं भी था, लेकिन वो ड्रामे के अंदर किसी एक सीन पर लगा हुआ था, किसी एपिसोड के अंदर, और वहां से वो निकला और हिट हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि लोग अज्यूम करते हैं कि शायद वो उस ड्रामे का टाइटल सॉन्ग है, जबकि वो है नहीं। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वाकई बड़ा पॉपुलर हुआ है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की ऑडियंस, ड्रामा ऑडियंस ज्यादा है, तो ड्रामे से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसमें कहीं पर भी अगर क्लिक करने की गुंजाइश होगी तो ऑब्वियसली उसकी रसाई ज्यादा है ऑडियंस तक। ठीक, चले जी, ये है हमारा आज का प्रोग्राम। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आप जैसी दोनों शख्सियात जनाब मेरे सर पर आपका जनाब है एक म्यूज़िक के हवाले से हाथ, और मैं ये चाहूँगा कि इन फ्यूचर हम आपके साथ साथ चलें, कि आप हमारे साथ चलें, और कोई ऐसा यहाँ कोई एक म्यूज़िक ग्रुप बनाएं जिसमें हम बाकी दोस्तों को भी शामिल कर सकें, ताकि इस म्यूज़िक को, इस फील्ड को हम आगे ले जा सकें। जैसा कि आपने फरमाया भी कि म्यूज़िक एक थेरापी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इंसान को आदाब भी सिखाता है, और हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हमारा कंसेप्ट एक कह लें कि हराम, ये हम इसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें अगर बंदा जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ ये हम इस तरफ आ ही नहीं सकते। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट से वैसे समराइज भी करना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि इंसान अमल का दारोमदार नीयत से, तो बात सारी नीयत की होती है। अगर आप किसी अच्छी इंटेंशन के साथ आर्ट को या म्यूजिक को यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। तो उस सिलसिले में आप उस चीज को फिर नहीं कह सकते कि ये हराम है किसी लिहाज से। इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन, कि आप किस नीयत से कर रहे हैं। जी जी। अब अगर आप म्यूजिक के साथ खुदा की हम्दो सना कर रहे हैं, और अगर वो किसी के दिल में उतर रहा है, और अगर उसकी कोई आपके उस सुरों के थ्रू उसकी कुर्बत अल्लाह से बढ़ रही है, तो वो एक अच्छा ही काम है मेरे हिसाब से। एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे कि बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह खूबसूरत है, और खूबसूरती को अल्लाह पसंद करता है। बिल्कुल, आपकी आवाज हो, आपका किरदार हो, आपकी शख्सियत हो, बिल्कुल, या फिर आपका सुर हो, या आपका सुर हो, बिल्कुल ऐसी अल्लाह बात, खूबसूरती पसंद। ऐसी बात। अच्छा उजैर भाई और आसिफ भाई, आप इस वक्त डेनमार्क में हैं। आप पुराने मतलब 2000 में शायद आप तशरीफ लाए, और मुझे भी तकरीबन 97 में यहाँ आया हूँ। तो हम ये चाहेंगे कि एक दुख रहा जी, एक दुख रहा है इसमें कि आप 97 से आए, मैं 2000 में आया था, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत देर से। बस ये इत्तेफाक ही होता है ना, जाहिर है कोई भी काम वो एक वक्त मुकर्रर होता है किसी भी काम का, तो वो उसी वक्त ही होता है। तो ये है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इकट्ठे चलें भी, ये भी म्यूजिक के हवाले से भी और बाकी भी चलें। आप मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि डेनमार्क जैसे मुल्क में हम अगर आबाद हैं, तो यहाँ हमें काफ़ी सारी सहूलतें मैसर हैं। सिर्फ टाइम नहीं है, और टाइम को हमने खुद मैनेज करना है जिस तरह भी करेंगे। तो आखिर में आप कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर आसिफ भाई से वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, फिर टाइम भी हमारा। मैं बस ये कहूँगा कि जैसे भी आपने कहा मिलके करते हैं ना, तो हम इंशाल्लाह मिलके करेंगे। आसिफ और मैंने स्टार्ट कर भी दिया है, और हम यही सोच रहे थे कि हम और भी दोस्तों के साथ लेंगे। और हमने दोनों ने ये सोचा है कि हम, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर बड़ा स्पेस है यहाँ पर, हमारे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे पास यहाँ पर, और अगर होता भी है तो बहुत कम ऐसा होता है, और वो एक प्रॉपर मैनेज नहीं होता, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से लोग एंटरटेन नहीं हो पाते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ रहते हुए हम दोनों मिलके, और आप भी इंशाल्लाह कुछ जमा करें चीजों को ना ऐसे, और कुछ स्टफ हम तैयार करें यहाँ की ऑडियंस के लिए, और हम शोज भी करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी हम करेंगे ऐसे ही। ये आसिफ भाई, आपके दिल में कोई ऐसी बात? तो बस जफर भाई, मेरे लिए फिलहाल ये एक स्ट्रगलिंग टाइम है, अभी शुरुआत हुई है, मुझे आए हुए कुछ 4 महीने हुए हैं फिलहाल। ठीक है। तो बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा सफर रहे फ्यूचर में, और वक्त के साथ साथ मामलात बेहतर हो। और उजैर भाई ने जैसे बताया, हमने कुछ चीज़ें प्लान की है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द अनकरीब यहाँ पर
हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सिलसिला स्टार्ट करें। गाय बा गाय हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे। नहीं, उसके लिए ये मीडिया भी हमेशा के लिए आप हाजिर है, जिस वक्त आप चाहें तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और यहाँ कम अगर आप परफॉर्म भी करेंगे। लास्ट टाइम वो सॉरी अभी आपने मुझसे बड़ी उसकी फरमाइश की थी हारमोनियम साथ लाने की, तो मैंने कहा अभी थोड़ी सी हम जैमिंग कर लें तो नेक्स्ट टाइम वो भी लेके आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, इंशाल्लाह ये जरूर होगा। तो मज़े नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितनी भी बातें हुई हैं इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर या जिस तरीके से भी खासतौर पे म्यूज़िक के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा प्रोग्राम एज यूजुअल देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और हमें एनकरेज भी करते हैं और यही हमारी ख्वाहिश होती है। तो रेडियो हमवतन, नई दुनिया और खट्टी मीठी बातों के साथ ज़फ़र शेख हमेशा के लिए आपके साथ और नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम सब का पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद और डन मुबारक पाइंदाबाद।